लेकिन अगर हम कहें कि परफेक्ट हो गई थी तो वो शायद कहना मुनासिब नहीं होगा। ये तो आज की जो वीडियो है वो GS 150 का जो मेरा एक्सपीरियंस है उस बारे में है। इसको मैंने 2019 में लिया था। काफ़ी आप लोग सवाल कर रहे थे कि ये मेरा मॉडल कौन सा है, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मॉडल है ये 2019 का है। 2 मई को मैंने ये बाइक लिया था और अब तक ये जो तकरीबन मैं चला चुका हूँ वह 34,334 ये अभी तक चल चुका है। और इसमें जो मेजरली मैंने सबसे पहला इशू फेस किया और जो मुझे लगा कि यार ये काम बहुत ख़राब है और इस पर बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, वो थी हेडलाइट। ठीक है, इसके हेडलाइट मैंने फ़ौरन से ही मेरे ख्याल में विद इन 2 और 3 डेज में ही चेंज कर दी थी। लेकिन चेंज इस तरह से की थी कि इसके अंदर पहले जो एक स्टॉक हेडलाइट आती है वो आपने देखी होगी, क्रिस्टल लाइट कहते हैं उसको, सिल्वर सी होती है। वो थी जिसको हांडी भी कहते हैं। उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ था, वो इतना ज़्यादा मुझे यूज़फुल नहीं लग रहा था और उसकी लाइट बहुत फैली हुई थी। तो फिर मैंने उसके अंदर एक एलईडी बल्ब लगाया था रावलपिंडी मरी रोड से ही लेके। तो उससे लाइट थोड़ी सी उसकी बेहतर ज़रूर हुई थी, लेकिन अगर हम कहें कि परफेक्ट हो गई थी तो वो शायद कहना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि वो मैंने थोड़ी सी जल्दी में ही करवानी थी। वैसे मैंने ये हेडलाइट बाद में चेंज कर ली थी, लेकिन वो सिर्फ मैंने एलईडी बल्ब इसलिए चेंज किया कि मैंने सवार टूर पे जाना था। हम डिसाइड कर चुके थे कि हमने जाना है और बाइक भी इसी वजह से लिया था कि हम उसके 2-4 दिन बाद ही हम टूर पे निकल गए थे। तो सबसे पहली जो चीज़ थी वो हेडलाइट थी जिसको मैंने चेंज किया। और हेडलाइट का मैं समझता हूँ कि बेहतर होना या परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जब आप टूरिंग कर रहे होते हैं। अब जैसे सवात से हम वापस आ रहे थे तो रात का टाइम था, जो कि हाईवे के ऊपर N5 से हम आ रहे थे, जो पेशावर की तरफ जीटी रोड है। उस पे कहीं पे भी खड्डे आ जाते हैं और मोटरवे की तरह तो वह है नहीं। तो उसमें विजिबिलिटी मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी विजिबिलिटी आपकी क्लियर होगी उतना आप ड्राइविंग जो है वो कंफर्टेबली कर सकेंगे। हाईवेज़ के ऊपर वैसे भी आपकी जो हेडलाइट्स हैं वो भी, और जो ब्रेक्स हैं ये इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये इसमें आपकी भी सेफ्टी और दूसरों की भी सेफ्टी है। लेकिन हेडलाइट्स वगैरह मैं हमेशा वो कहता हूँ कि आपने उस तरह से लगानी है कि जो आपके आगे ड्राइव कर रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। दूसरी चीज़ एक और है इम्पोर्टेंटली, जो टूरिंग करते हैं या जो वैसे आम शहर में भी आप जब भी बाइक चलाएं, कहीं विद इन टाउन चला रहे हैं तो भी आप हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, क्योंकि हेलमेट जो है वो सेफ्टी के लिए होता है, ना कि पुलिस से बचने के लिए होता है। अच्छा, दूसरी जो चीज़ थी ये है SE मॉडल 19। और इसमें और जो दूसरा सिंपल है उसमें मेजरली डिफरेंस जो था वो इसके ग्राफिक्स का था। अब ग्राफिक्स की हम बात करें तो ये SE मॉडल में थोड़े से चेंज आ गए थे। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस था वो था रिम्स का। अलॉय रिम है उसमें, और जो दूसरा है उसमें सिंपल स्पोक्स वाले जो तारों वाला जो रिम है वो होता है। और इसमें फिर एक जो मेजर फीचर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था वो था इसकी डिस्क ब्रेक का। डिस्क ब्रेक मैं समझता हूँ कि दोनों में देनी चाहिए थी। ये ज्यादती है कि आप SE मॉडल में स्पेशल फीचर कह के उसको इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि जी ये स्पेशल एडिशन है। आप एक कॉमन सेंस की एक बात है कि जब एक सेम इंजन है दोनों में, तो जितनी पावर से वो भाग रहा है उतनी पावर से ही उसको रुकने की भी जरूरत है। अब ये तो जब 150 सीसी सादा है, 150 सीसी आपका SE मॉडल है, तो दोनों की जब ब्रेक आप एक टाइम पे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली ये ज्यादा जल्दी रुकेगा। तो ये हादसों का सबब भी बन जाता है। तो मेरे ख्याल में उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए था। इसमें भी ऑल दो कि मैं समझता हूँ कि डुअल कैलिपर के साथ जो डिस्क ब्रेक है वो होनी चाहिए थी, वो इन्होंने खैर सिंगल ही दी है, लेकिन ना होने से बेहतर है। और 150 कैटेगरी में कोई बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन भी नहीं आते कि हम उसके ऊपर ट्रस्ट करके और शिफ्ट कर जाएं। सुजुकी का थोड़ा नाम था, और जब मैंने ये लिया था तो शायद उस ही साल में SE मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और मैंने डायरेक्ट इसी को परचेज किया था। जो कीमत थी इसकी 183 थी, यानी कि 1,83,000 का मैंने ये बाइक लिया था। और अभी तक मैंने इसमें कोई मेजरली काम, अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक मैंने कुछ भी नहीं करवाया। हैंड गार्ड्स वगैरह या सेफ गार्ड्स वगैरह, नीचे की शीट हो गई, ये चीज़ें वो हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मॉडिफिकेशन में आती हैं ये भी थोड़ा सा सेफ्टी पर्पज़ के लिए ही होती हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन की कैटेगरी में ही फॉल करती हैं। तो ये तो बंदा जितना मर्जी खर्चा करता रहता है। दूसरा इसके अंदर जो मैंने मेजर इशू एक फेस किया था वो ये किया था कि जब मैंने इसको बाइक को लिया तो मुझे कुछ ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि ये मिसिंग कर रहा था, और मिसिंग में जब मैं 1-2 दिन हुए मैंने चलाया तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो बहुत ज़्यादा मिसिंग कर रहा है और मुझे शायद सुजुकी वाले के पास जाना चाहिए। मैं गया तो पहला उन्होंने मुझे एक जवाब ये दिया कि जी ये 150 सीसी बाइक है, इसको वार्म अप होने में, गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऑल्दो कि मैंने कभी इतनी ज़्यादा बाइक की ड्राइविंग नहीं की थी, बहुत साल पहले 2006 में मैंने 70 लिया था। उसके बाद से मेरी कोई इतनी ज़्यादा बाइक के साथ हेलो हाई नहीं रही थी। तो खैर वो एक उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, लेकिन मिसिंग फिर भी थोड़ी सी हो रही थी। उसका फिर उन्होंने तो मुझे खैर इतना कुछ ज़्यादा गाइड नहीं किया, लेकिन जो मेरे और दोस्त हैं जिन्होंने हमने साथ ही बाइक लिए थे, उनमें से एक जो दोस्त है उनको थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उन्होंने ये टैंक उतार के इसके नीचे एक कॉइल लगी होती है जो आपका इलेक्ट्रिक को सप्लाई करती है प्लग के अंदर,
उसके अंदर 2 लुपियाँ लगी होती हैं, वो लूज़ थी, जिससे करंट प्रॉपरली पास नहीं हो रहा था प्लग की वजह से आपका जो बाइक है वो मिसिंग कर रहा था। तो ये एक रीज़न था। दूसरा फिर मैं आपको ये बताऊँ कि जो इसकी डिस्क ब्रेक है, उसके जो डिस्क पैड हैं, वो बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि ख़त्म हो जाते हैं। मेरा ब्रेकिंग स्टाइल भी थोड़ा-सा डिफरेंट है और मैं शायद ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी जो डिस्क पैड हैं, वो मेरे ख़्याल में मैं कोई 4 से 6 महीने बाद चेंज कर लेता हूँ। पता नहीं आप लोग कितने टाइम बाद चेंज करते हैं? अगर आप लोगों का भी इतना ही टाइम में चेंज होते हैं, तो मेरे ख़्याल में फिर डिस्क पैड में इशू है या फिर ये चलते ही इतना है। तो इसमें अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो, तो आप लोग भी मुझे गाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें अभी तक जो टायर है, टायर इसका स्टॉक ही है, बिल्कुल चेंज नहीं किया। 34,334 जैसे मैंने आपको बताया कि ये चल चुका है। इसका अभी तक इसके अंदर कोई चेंजिंग्स नहीं आई हैं, आप टायर देख सकते हैं। अभी इसमें आप देखेंगे तो थोड़े-थोड़े से क्रैक्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इसमें अभी मैंने जो टायर्स वाले से बात की थी, तो वो कहते हैं कि इनको गर्मी जब स्टार्ट होगी तो उस टाइम पे चेंज करवा लें, ये इतना चल जाएगा। लेकिन मैं अभी तक मेरा यही माइंड है कि मैं इसको जो अभी इसमें टायर लगा हुआ है 2.75 शायद, तो उस ही को मैं दोबारा से लगवाऊंगा। और जो पीछे वाला टायर है, ये वाला, इसको अगर आप देखें तो ये पैंथर का ही है, जो सेम आता है वही है, लेकिन इसमें मैंने 1 नंबर जो है इसका बढ़ा दिया था। पहले इसमें आता था 90-90-18 का शायद, अब ये है 100-90-18 का। तो ये एक चीज़ चेंज हुई है। इसके अलावा अभी आई बटन में आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी पिछली वीडियो जो मेरे चैनल पर रिसेंट पड़ी हुई है, उसमें मैंने इसके जो ब्रेक शू हैं वो चेंज किए थे। ब्रेक शू तकरीबन मैं 15-1 हज़ार के बाद जो है वो खुद ही चेंज कर लेता हूँ। और उस बीच 7,000-6,000 चलाने के बाद एक दफ़ा उसकी सर्विस हो जाती है। कुछ भाई कह रहे थे कि जी आपका जो बाइक है उसके जो ब्रेक शू हैं, जो उन्होंने लास्ट वीडियो देखी थी, जो ब्रेक शू हैं उसके अंदर वो कहते हैं कि जी उसकी जो थिकनेस थी वो काफ़ी मोटी थी, यानी कि वो भी और चल सकते थे, तो आपने चेंज क्यों कर लिया? अगर आप इस साइड पर आए साथ, इधर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये आपकी ब्रेक के लिमिट्स के साइन दिए हुए हैं, ये चीज़ ठीक है। अब ये जो डॉट है, इसको आपने इसके साथ अलाइन करना है। जब ये टाइट होती रहेगी तो ये हमारा लीवर जो है वो इस तरह आगे जाता रहेगा, ठीक है। तो जब ये जो पॉइंट है ये इस नीचे वाली पट्टी के साथ अलाइन हो जाएगा, इट्स मीन कि आपका जो ब्रेक शू है उसकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। ऑल दो कि आप सर्विस करके भी उसको चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ब्रेक के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करें आप और उसको चेंज ना करें। तो बेहतर यही है कि आप टाइमली चीज़ों को चेंज करते रहें। और जो ऑयल है, ऑयल का मैं आपको बता दूं कि मैं लिक्वी मोली 1040 यूज़ कर रहा हूँ। 2900 रुपये का ऑयल हो चुका है। 450 रुपये का वो तकरीबन जो इसका ऑयल फिल्टर है वो भी इतने का हो चुका है, शायद महंगा हो गया होगा। लेकिन ये मैं आफ्टर एवरी 2000 किलोमीटर जो है मैं चेंज कर लेता हूँ। इसके ऊपर भी मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दूसरी जो एक और चीज़ सुजुकी ने इस मॉडल में जो इंट्रोड्यूस कराई थी, अगर आप थोड़ा सा करीब लेकर आएँ, तो ये है किल स्विच। अब किल स्विच का मैं समझता हूँ कि इन्होंने दिया भी और एक किस्म का वो ना होने के बराबर है। उसकी वजह ये है कि किल स्विच एक सेफ्टी फीचर भी साथ साथ होता है। अक्सर होता है कि जब बाइक आपका गियर में है तो किल स्विच अगर आपने ऑफ कर दिया है, आप उसको ऑन करें, तो वो मेरे ख्याल में अगर बाइक गियर में तो स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जो कि एक अच्छे बाइक की देखें तो एक वो फीचर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसमें किल स्विच तो दिया है, लेकिन साथ अगर गियर में है तो वो स्टार्ट भी हो जाता है। यानी कि अगर आपने गियर में बाइक आप भूल गए, अक्सर होता है कि फैमिली वाले भी जीएस वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो अक्सर होता है बच्चे को टैंकी पे बिठाया होता है या बच्चों को पीछे बिठाया होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं। अगर उसमें जो बाइक चलाने वाला है उसको याद नहीं है कि गियर लगा हुआ है और एकदम से वो किल स्विच ऑन करके और सेल्फ का बटन दबाता है, तो एकदम अच्छा खासा झटका देता है, जिससे थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि रिस्की है, जो कि नहीं होना चाहिए था। ऑल दो कि अभी इलेक्ट्रिशियंस के पास जाके इस चीज़ को भी ठीक किया जा सकता है। दूसरा ये कि जब इतनी अमाउंट आप खर्च कर रहे होते हैं बाइक के ऊपर, तो इसके अंदर एक जो 2 चीज़ें मेजरली मिसिंग है, जो लोग कहते हैं, मेरे नज़दीक दोनों ही इतनी कोई ख़ास नहीं है। एक है आपका फ्यूल इंडिकेटर, दूसरा है आपका गियर इंडिकेटर। फ्यूल गेज और गियर इंडिकेटर। गियर इंडिकेटर का मैं समझता हूँ कि इतना शायद कोई बड़ा इशू नहीं है कि लोग कहते हैं जी गियर इंडिकेटर है नहीं है, और दूसरा फिर इंस्टॉल भी कर लेते हैं अक्सर तो कस्टमाइज लेके। उसमें आप बाइक चला रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बाइक है उसके कितने गियर लगे हुए हैं और कितनी स्पीड से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आरपीएम कितने पे है और स्पीड कितने पे है, और आपका जो गियर है, बाइक वो गियर मांग रही है या नहीं मांग रही। ये तो चीज़ खैर मैं समझता हूँ कि एक अच्छा बाइक चलाने वाला जो होता है उसका आइडिया हो जाता है। दूसरी जो चीज़ थी फ्यूल गेज की, फ्यूल गेज का मैं समझता हूँ कि अगर आप टैंकी फुल करा लेते हैं
क्योंकि फ्यूल गेज प्रॉपरली 5 लीटर आपका अगर ऑयल फ्यूल है उसके अंदर तो प्रॉपर काम करती है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हम इसके बेसिक्स पे बात करते हैं तो ब्रेक्स वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। वो इतना बड़ा इशू इसलिए नहीं कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बाइक की ऑलमोस्ट एवरेज कितनी है और आपका जो बाइक है वो कितने किलोमीटर चला है। अब आप जो डिस्टेंस मीटर है उसको 0-0 कर लें। जब आप पेट्रोल डलवा रहे हैं आपको पता है कि आपने कितने लीटर पेट्रोल डलवाया है और आप उसको चेक कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि आपको मीटर पे तो नज़र डालनी पड़ेगी, जिस तरह आपने फ्यूल गेज के ऊपर भी नज़र डालनी थी। होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो इसके ऊपर क्वेश्चन रेज करना मैं समझता हूँ कि कोई इतना बड़ी कोई बात नहीं है। अगर हम डिस्क ब्रेक के ऊपर बात कर लें या दूसरे जो सेफ्टी फीचर्स हैं उनके ऊपर बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ होती। दूसरा एक और जो चीज़ है इधर है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसका जो रिजर्व है वो किस तरह से लगता है, किस तरफ लगता है। अब ये आप इस चीज़ को देख लें कि ये जो इस नोब है फ्यूल की, उसको आप जब इस तरफ कर रहे हैं तो ये अब ऑफ हो रहा है। 70 वगैरह में रिजर्व नीचे लगता है, ठीक है, लेकिन इसमें आप इसकी जो ये डायरेक्शन है ये इसकी है ऑन की। ये जिस साइड पे होगा, जैसे अब ये ऑफ की तरफ जाएगा, ये ऑन की तरफ है। अगर इस डायरेक्शन को मैं इसकी तरफ ले आऊँगा तो ये जो है ये रिजर्व पर चला जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, शुरू में मैं भी बहुत कंफ्यूज था। मैंने क्योंकि मैं टैंकी हमेशा फुल करवाता हूँ और मैंने इसको उल्टा लगाया हुआ था और मैं समझ रहा था कि शायद अभी रिजर्व पे जाएगा, रिजर्व पे जाएगा, लेकिन ये रिजर्व पर नहीं गया और ये माशाल्लाह से टैंकी ही खाली हो गई और मेरा पेट्रोल जो है वो ख़त्म हो गया था। फिर मुझे थोड़ा सा लेकर जाना पड़ा और फिर मैंने इसकी जो टैंकी है वो दोबारा से रिफ़िल करवाई थी। तो अभी तक का मेरा इसका यही एक्सपीरियंस है। मॉडिफिकेशंस की मैं वीडियोस वगैरह काफ़ी बना चुका हूँ, आप लोग देख भी चुके होंगे। और अगर मज़ीद आप वीडियोस देखना चाहते हैं किसी भी बाइक के हवाले से, रिव्यूज़ के हवाले से, GS 150 के हवाले से, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।